ला 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 ला, ओ हो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज निकालने तो दो, आवाज करने तो दो, तुम हम आवाज ही आवाज करेंगे, क्या बात कर रहे हो? है ना, जब हम चीखेंगे दहाड़ेंगे, हमारी आवाज दूर दूर तक जाएगी, सरकार के कानों तक जाएगी। मेरे भाई स्वागत है आप सभी का, आ जाइए, नमस्कार, राम राम सभी को। तो चलें आगे चलें, कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सर शादी, ओहो सर की शादी फिक्स हो गई, मजा आ गया। क्या तुम्हें मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती? क्या मैं तुम्हें चहकता खिलखिलाता अच्छा नहीं लगता? तुम मेरे से चाहते क्या हो? हैं? क्या चाहते हो तुम? मैं दुखी रहूं, ग्रह ग्रह क्लेश में परेशान हो जाऊं, हर शाम को बस ये सोचूं कि आज रात कैसे कटेगी, कल की क्लास में कैसे ले पाऊंगा, शाम को खाना खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? तुम क्या चाहते हो मुझसे? ये उम्मीद चाहते हो तुम मेरे से? तुम मेरा जीवन बर्बाद करवाना चाहते हो शादी का नाम लेकर के? तुम ऐसे ही बोल दो कि सर आप छोड़ दीजिए, मैं तो भाई साहब हिमालय हिमालय चला जाऊं, लेकिन शादी के चक्कर में मुझे ना फंसाओ। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ऊपर से कुछ सोनम है, तो इन सोनमों के चक्कर में और मुस्कान के चक्कर में मुझे मत फंसाओ मेरे भाई, है ना? ऐसा मत करो। बड़े भाई होने के नाते मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा सुखी जीवन जीने दो। चलो आ जाओ, हेडिंग डालो, डीपीएसपी हो चुका था। आज आप बहुत खुश लग रहे हो। बस मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहता हूँ तुम्हारे लिए। हेडिंग डालो, फंडामेंटल ड्यूटीज। जिनको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। तो एक तो मैंने कहा था कि हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ और क्या कहा था मेरे भाई मैंने? हाँ, डीपीएसपी हो गए थे। इसके साथ साथ मैंने कहा था कि अब तक जो हमने पढ़ा है थोड़े से उसके क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज डीपीएसपी के, और इसके साथ साथ प्लस एमसीक्यूज। डीपीएसपी के और इसके साथ साथ में हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के एमसीक्यूज करेंगे। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं। देखिए हम डीपीएसपी पढ़ चुके थे, दर 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 आगे बढ़ते हैं इसको। पार्ट 4 में डीपीएसपी है ना, इनको नोवल फीचर कहा जाता है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। 36 में डेफिनेशन है, 37 में नॉन जुडिशियल है, मतलब जुडिशियल, इनके लिए हम जो है जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सर आप कभी शादी मत करना, हम आपके साथ कदम पर चलेंगे। शादी नहीं करनी, उससे अच्छा आर्मी ज्वाइन करें। हाँ भाई बिल्कुल करिए, आप भी जो है ज्वाइन कीजिए। अरे नहीं, आप लोग कर लेना यार, मेरा क्या, मेरा तो चल जाएगा तुम्हारे सहारे। और लेकिन तुम किसके सहारे जाओगे? मेरा तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, निपट के चले जाएंगे हम तो, है ना? तो तुम्हें अकेले नहीं रहना है, तुम्हें कोई जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। आप सभी टीचर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सब हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए इतना फाइट करते हैं। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करेंगे? और ये तो समय तक, जब तक पढ़ाएंगे, जब तक जिएंगे, तब तक आपके लिए समर्पित कर दिया हमने ये जीवन आपको। आ जाइए डीपीएसपी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 36 37, इसके बाद हमने 3 पार्ट्स की बात करी थी, जो ये गांधीयन, सोशलिस्टिक और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये सब हो चुके थे। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने मुझे इजाजत दी, मैं कर देता हूं। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिनको कि आप मौलिक कर्तव्य कह रहे हैं, जिनको कि आप मौलिक कर्तव्य कह रहे हैं, कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 4A, या फिर पार्ट बाद में डालेंगे, पहले सुनिएगा जरा। हुआ क्या, ये ओरिजिनली संविधान में नहीं थे। संविधान में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ये डीपीएसपी थे। संविधान में क्या था? पार्ट नंबर 3 था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स थे, और पार्ट नंबर 4 था, जिसमें डीपीएसपी थे। फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं सरकार को ऐसा करना पड़ेगा, सरकार को ऐसा करना करना पड़ेगा। सॉरी यार, मैं भी कुछ भी बोले जा रहा हूं। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? सरकार ऐसा नहीं कर सकती, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकती, पब्लिक प्लेसेस में भेदभाव नहीं कर सकती, कानून बनाते समय भेदभाव नहीं कर सकती, कानून के प्रोटेक्शन के लिए भेदभाव नहीं कर सकती, कोई भी टाइटल नहीं दे सकती, किसी को घूमने से नहीं रोक सकती, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से नहीं रोक सकती, डबल जो है दोहरी सजा नहीं दे सकती है, जीने के अधिकार को नहीं छीन सकती है।
सोने के अधिकार को नहीं छीन सकती है, 24 घंटे से ज्यादा आपको अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, चाइल्ड लेबर नहीं हो सकती, किसी भी धर्म को मानने से नहीं रोक सकते, ओपनली डिक्लेयर करने से नहीं रोक सकते, लोगों को जुड़ने से नहीं रोक सकते, समूह बनने से नहीं रोक सकते, इकट्ठा होने से नहीं रोक सकते हैं, धर्म के नाम पर संपत्ति लेने से नहीं रोक सकते हैं, टैक्स नहीं ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, हर जगह पर हर फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि राइट्स तो सिटीजन्स के लिए हैं, तो वो अधिकार तो सिटीजन्स को देता है, और सरकार से क्या कहता है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अब भैया ठीक है, इन्होंने बात मान ली कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन समस्या क्या हो गई, आगे डीपीएसपी आ गया। डीपीएसपी क्या कह रहा है, स्टेट को ऐसा करना है या नहीं करना है, करना है, स्टेट को सबको समान पैसा देना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल करना है, समान न्याय देना है, पंचायती राज को लागू करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है, समझ रहे हो ना, मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करनी है, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, सबको रोजगार दिलाना है, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना है। सरकार कहने लगी कि फंडामेंटल राइट्स हमसे ये कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना है, डीपीएसपी ऐसे कहते हैं कि हमें ऐसा करना है, दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, डीपीएसपी आर पॉजिटिव इन नेचर। एक स्टेटमेंट देता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर व्हाइल डीपीएसपी आर पॉजिटिव इन नेचर। तो क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। हम क्या होते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, भावुक होकर के क्या कहते हैं, यार फंडामेंटल राइट्स तो हमें अधिकार देते हैं, वो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, वो तो पॉजिटिव होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, तो सरकार डीपीएसपी से मना करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है, दैट मींस नेगेटिव इन नेचर। और ये सरकार से कहते हैं फंडामेंटल राइट्स नहीं करना है तो नेगेटिव इन नेचर, और डीपीएसपी सरकार से कहते हैं तो हमें ऐसा करना है, दैट मींस पॉजिटिव इन नेचर। समझ में आई तो ना बात है। तो सरकार कहने लगी यहां कह रहे हैं हमसे नहीं करना है, यहां कह रहे हैं करना है, क्या सारी की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ हमारी हैं, इन नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं? एक कुछ जिम्मेदारियां तो इन नागरिकों की भी होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों? उसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसका नाम रखा सरदार स्वर्ण सिंह उसके हेड थे, तो कमेटी का नाम क्या पड़ गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कमेटी या समिति, हिंदी में समिति बोलते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब क्या हुआ, इससे कहा गया कि तुझे यह पता करना है, इस कमेटी से कहा गया कि तुमको यह पता करना है क्या इन नागरिकों की भी, क्या इन सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इनके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसने कहा ठीक है मैं पता करके बताता हूं। इसने इंक्वायर किया, इंक्वायर करने के बाद में कहा जी हाँ बिल्कुल, कोई भी देश का नागरिक है तो उसके कुछ ना कुछ कर्तव्य होने चाहिए, और जो कर्तव्य होने चाहिए उनको क्या कहा गया, इसने कहा उनको देखो, उन कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दो, और जो भी जोड़ दोगे, संविधान क्या फंडामेंटल लॉ है और उसमें कुछ ड्यूटीज हैं, जो मूल कानून है वो तुम्हें कुछ ड्यूटीज करने के लिए कहता है, वही तो मौलिक ड्यूटीज हो गई, मौलिक कर्तव्य हो गए, तो हिंदी में कहेंगे तो मौलिक कर्तव्य। इसी के कहने पर इसने ही सजेस्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। आपसे पूछेगा वो कौन सी कमेटी थी जिसने सिफारिश की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा जाए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है मेरे भाई, मैं समझ गया किसके कहने पर जोड़ा गया होगा। आप मुझे एक बात बताइए, बताओ कहां पर जोड़ूं, बताओ कहां पर जोड़ा जाए? सब लोग विचार करने लगे कहां पर जोड़ा जाए, कहां जोड़ा जाए, कहां जोड़ा जाए। तो सबने कहा एक काम करते हैं, पार्ट नंबर 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पे एक नया पार्ट बना देते हैं जिसका नाम क्या होगा, पार्ट 3A, और उसमें ड्यूटीज को जोड़ देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा कि पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के बगल में ही हमने क्या किया, एक और पार्ट बना दिया जिसका बोला गया पार्ट 3A। मतलब 3 के बगल में क्या कर दिया गया, 3A, और 3A में किसको जोड़ दिया जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज को। कोई दिक्कत? सबने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे भाई ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बताओ ये जस्टिफिएबल है या नहीं है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिफिएबल हैं या फिर नहीं है? ये तो जस्टिफिएबल है। इसका मतलब है अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ तो हम कोर्ट जा सकते हैं।
क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो फिर इसको पार्ट 3 में क्यों जोड़ रहे हो? भाई पार्ट 3 में हम जोड़ते, लेकिन पार्ट 3 में क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि पार्ट 3 तो जस्टिफिएबल है, हम कोर्ट जा सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? आप उनको लागू करोगे, आप उनको फॉलो करोगे तो एक अच्छे सिटीजन बन जाओगे, और अगर फॉलो नहीं करोगे तो सिटीजन अच्छे नहीं बनोगे, फिर नॉर्मल हो तो है ही। तो इसी वजह से फिर क्या करना, ना 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 ना, मजा नहीं आया, तो फिर यहां नहीं जोड़ते। अच्छा बताओ, एक और कोई पार्ट है हमारे पास? है। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 4, जो किससे संबंधित है? डीपीएसपी से। डीपीएसपी क्या है? ये राज्य सब, ये मतलब स्टेट से कहते हैं कि हे स्टेट, तुम डीपीएसपी को लागू करोगे तो अच्छा राज्य बन जाओगे, हे राज्य तुम डीपीएसपी को लागू करो तुम अच्छा राज्य बन जाओगे, लेकिन अगर उल्लंघन हुआ तो हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो अगर कोई राजी होगा तो लागू करेगा, वेलफेयर स्टेट बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। हमने कहा अच्छा ये वाला सही लग रहा है, यहाँ पे राज्य की ड्यूटीज हो गई, और इसी के बगल में एक और पार्ट जोड़ दो, पार्ट 4 है, उसमें किसकी ड्यूटीज हो जाएंगी? फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों की। तो पार्ट 4 में ड्यूटीज हो जाएंगी सरकार की, और पार्ट 4 में ड्यूटीज हो जाएंगी नागरिकों की। एक क्वेश्चन आया था, मैंने ये बात क्यों बताई, मैं डायरेक्टली ये भी बोल देता यहां पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, मैं बोल देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था शायद सीडीएस के एग्जाम में, उसमें पूछा गया था बाकायदा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 3A में क्यों नहीं जोड़ा गया, या पार्ट 3 में क्यों नहीं जोड़ा गया, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। वहां पर आंसर क्या था? बिकॉज पार्ट 3 इज नॉन जस्ट, पार्ट 3 इज जस्टिफिएबल, ये आंसर था। समझ गए बात को? तो वहां पर ऐसा आंसर आएगा, क्योंकि पार्ट 3 जस्टिफिएबल था तो हमने यहां नहीं जोड़ा, पार्ट 4 जस्टिफिएबल नहीं है इसीलिए उसके बगल में जोड़ा पार्ट 4A में। तो अब ये चीज आपको याद रहेगी और कभी गलती आगे नहीं करोगे। गुरुजी, एक बच्चे का कमेंट आया, गुरुजी समझ नहीं आया। मैं आपको कारण बताऊं समझ ना आने का? मुझे पता है, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप पहली बार सुन रहे थे, आपने आज से पहले भी सुना हुआ था कि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। जैसे ही मैंने यहाँ पे पार्ट 3 लिखा, तुम्हारे दिमाग में कुलबुलाहट होने लगी कि गुरुजी तो गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे गुरुजी कब से पढ़ा रहे हैं और कितने बैचेस में पढ़ा चुके हैं, तो एटलीस्ट इतनी सिली मिस्टेक तो नहीं करेंगे। तो तुम अगर उस चीज को समझने पे ध्यान देते तो ये समझ आता। तुम्हारा ध्यान क्या था? ना 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 ना, 4A होना चाहिए, 3A क्यों? और जितनी भी मैंने ये बात समझाई ना, ये तुम्हारे बुद्धि में घुसी भी नहीं होगी, कुछ वालों के कुछ ही होंगे, 10 में से एक होगा, 100 में से एक दो होगा बस, उनके उतने। तो ध्यान दिया करो, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ कारण है, ऐसी मजे 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 लेने के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। तो बाकी सबको तो क्लियर है, लेकिन ध्यान से सुना करो उस बात को, समझ में आई बात? तो दिव्यांशु बेटे, जब भी यहां पर कुछ लिखा जाए आप उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, फिर देखो। अब इस चीज को दोबारा सुनना जो भी मैंने बताई है, फिर देखते हैं समझ आया कि नहीं आया। और ये तो बहुत आसान था यहाँ डायरेक्टली लिख देना, लेकिन वो आगे चल के क्वेश्चन में दिक्कत कर देता जब आप क्वेश्चन करते, इसीलिए तो हम थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं और फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर समझ नहीं आता। तो ये गलतियां नहीं करनी, छोटी छोटी मिस्टेक। तो इसके लिए क्या किया गया, इसको संविधान में ऐड किया गया, और ऐड करने के लिए आप सबको पता है संविधान संशोधन अधिनियम होगा, दैट इज कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? 42वां, 1976 में। 4 और 2 कितने हो गए? 6, लास्ट में 6 आएगा। इसके तहत एक नया पार्ट जोड़ा गया, कौन सा पार्ट जोड़ा गया? पार्ट 4A। पार्ट 4A जोड़ा गया, लेकिन आर्टिकल से तो काम चलेगा नहीं, तो आर्टिकल भी लिखिए, इसमें आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल। अच्छा पार्ट 4 कहां तक था? पार्ट 4 कहां तक था? पार्ट 4 था आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो यहाँ पार्ट 4A लिखेंगे अगर हम, तो आर्टिकल भी तो चाहिए होगा, तो आर्टिकल क्या आएगा? 51A। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आया? 51A। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में तो आ गई। चलो, तो यहाँ पर फिर बात आती है कि सर कितनी ड्यूटीज को जोड़ा गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके थ्रू जोड़ा गई थी 10 ड्यूटीज। कितनी? 10 ड्यूटीज को जोड़ा गया था। लेकिन क्या हुआ, इसमें एक और ड्यूटी जोड़ी गई जिसको बोलते हैं 11th ड्यूटी। 11th ड्यूटी, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में जोड़ा गया। सर कैसी बात कर रहे हो, कभी कभी आप भी मजाक करते हो। अबे रियलिटी है ये। सर इससे तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, उसमें जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन को, इसको यहाँ कहाँ लिख रहे हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि बाजार जाओगे सिर्फ आलू लाओगे, टमाटर लेने के लिए दोबारा जाओगे? लगता है ऐसा? और अगर जाओगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना, तुम्हें क्या लगता है तुम बुद्धिमान हो? सुनो इधर, तो 11th ड्यूटी को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, जो कि क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार।
देखो, आर्टिकल 21A में भी जोड़ा गया, ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में जो राइट टू एजुकेशन था, राइट टू एजुकेशन आरटीई, इसको दो जगह जोड़ा गया था। कहाँ? एक आर्टिकल 21A एज अ फंडामेंटल राइट, और यहाँ पर इसे सरकार की जिम्मेदारी बनाया शिक्षा प्रोवाइड करना, और एक जोड़ा गया आर्टिकल 51A एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनाया अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना। तो ये राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें कि भारत में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं संविधान में, 11 ड्यूटीज हैं, है या नहीं है? है। अब एक और सुनो ध्यान से बात, एक और कौन सी है? ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, बात ये आती है। तो जोड़ी जानी चाहिए तो सरदार सोने सिंह कमेटी ने कह दी, लेकिन कहीं ना कहीं से हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया है, तो टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। लेकिन अब तो ये देश ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो अभी यही क्या है, टूट करके बन चुका है रशिया या फिर रूस, जो कि हमारा एक तगड़ा मित्र रहा है। तो ये हो गई, समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों? इसमें कोई भी डाउट है? मैं एक एक करके ड्यूटी लिखवाता हूँ, एक बार इसको छाप दो। मैं एक एक करके ड्यूटी लिखवाता हूँ, एक बार इसको छाप दो मेरे भाई। चलिए भैया चलें, अच्छे से समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? ओके, वेरी गुड भाई, आ जाइए यहाँ देख लेते हैं। पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ठीक है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो, तो ये यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है। इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार सोने सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 1976 में सरदार सोने सिंह कमेटी बनाई गई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रिकमेंडेशन के लिए द कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन, देखो मैंने वो सब लिखवा दिया, बस इसमें तो समझा रहा हूँ। तो द कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ भाई, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है, आप इस चैनल पर जाओ, अलग अलग एग्जाम्स के, जो यश रावत जीएस यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ पर मैंने अलग अलग एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। पॉलिटी की एक मैराथन भी करवा रखी है मैंने ना, कंप्लीट 12 घंटे की, वो एसएससी एग्जाम्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस में मतलब यूजफुल नहीं है,
तो आप उस जो है मैराथन को देखो, सारी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, डिफेंस के एग्जाम्स हो, सब के लिए यूजफुल है वो। 12 घंटे में पूरी पॉलिटी के कंप्लीट जो है क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हैं, आप उसको देख सकते हो। रिसेंटली जो है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पे। आ जाइए। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशंस, सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को जोड़ा गया। दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट नेमली पार्ट 4A। पार्ट 4A में इनको जोड़ा गया, और पार्ट 4A में जब जोड़ा गया, द न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए नया चैप्टर तो है पार्ट 4A, लेकिन उसमें एक ही आर्टिकल है। इनिशियली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। इसके बाद में 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई इसमें, दैट इज राइट टू एजुकेशन। और प्रेजेंट टाइम में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 हैं। जो बातें मैंने अभी समझाई थी वही सारी यहाँ पर है। ज्योग्राफी की मैराथन उसमें है भाई, ज्योग्राफी की भी है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, सब मैराथन्स हैं उसमें, जा करके देख लेना। और जो है बड़ी बड़ी मैराथन्स हैं, कोई 8 घंटे की, कोई 12 घंटे की, कोई 11 घंटे की, कोई 10 घंटे की, ऐसे करके वीडियोस वाले सेक्शन में पड़े हुए हैं। आप एक काम करना, उसमें जाना वीडियोस में, और वीडियोस में क्लिक कर देना पॉपुलर पे, तो सबसे ऊपर वो मैराथन्स आ जाएंगी, ठीक है। जैसे इस चैनल पे जाओगे यशावत जीएस पे, उसमें वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, और वहाँ पे बीच में पॉपुलर होता है, उस पर क्लिक कर देना, तो जो बड़ी बड़ी मैराथन्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो आ जाइए। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैं एक बार आपको पढ़वा देता हूँ, फिर ये सारी ड्यूटीज आप जो है अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि कई बार ये ड्यूटीज डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, एक दो वर्ड चेंज करके क्या क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहली है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। संविधान का पालन करना, सबसे पहली ड्यूटी क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। तो संविधान के आदर्शों का पालन करें, उसमें जो चीजें हैं उनको फॉलो करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का भी पालन करें, ये सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है मेरे भाई। दूसरी है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो रहे हैं, स्वतंत्रता के हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में जो है, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, उन आइडियाज का पालन करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का ध्यान रखें, सब लोग मिलजुल करके रहें, यूनिटी बनाए रखें, बंटने की कोशिश ना करें, एक साथ रहें, ये सब हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है और बेसिक ड्यूटी भी है। नेक्स्ट है हमारी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। जब कभी भी देश को आपकी जरूरत पड़े, देश रक्षा के लिए आपको जाना चाहिए, जब कभी भी देश की जरूरत पड़े आपको देश रक्षा के लिए जाना चाहिए। देखिए ये क्या करता है, तीन तीन ड्यूटीज इनमें से कोई सी भी दे देगा, चौथी यहाँ पर डाल देगा, टू डिफेंड द कंट्री एंड कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, ऐसे करके डाल देगा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। आपको कंपल्सरी है, मतलब मैंडेटरी है कि आपको आर्मी में जाना है, क्या ऐसा भारत में है? नहीं। आपकी इच्छा है आप जाइए, नहीं इच्छा है आप मत जाइए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ये तो ड्यूटी है जो आपसे ये कहती है कि आपको, आपका जब कभी भी देश को जरूरत पड़े तो आपको देश की रक्षा के लिए हाजिर रहना चाहिए, ये वो ड्यूटी है। जान दे देंगे सर देश के लिए, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल जान दे देंगे, है ना। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे को बनाए रखना है हम सभी पीपल्स के बीच में ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी लोग हैं वहां पर ब्रदरहुड को, भाईचारे को बनाए रखना है। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, बेशक से हमारे रिलीजन अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे रीजन्स अलग हो सकते हैं, क्षेत्र अलग हो सकते हैं, सेक्शनल ये डाइवर्सिटीज हो सकती हैं, लेकिन हम सबको ब्रदरहुड, भाईचारे को बनाए रखना है। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। पहले बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हुआ करती थी, लेकिन हमें इनको फॉलो नहीं करना है। ऐसी प्रथा एवं परंपराओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों, तो ये भी भैया एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी जो सांस्कृतिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसको बनाए रखें। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको फॉलो करें और उसको बनाए रखें।
सर आप हैंड रिटन ही कराइए स्लाइड के बदले, बेवकूफ़ आदमी, मैं कहाँ स्लाइड स्लाइड्स का यूज़ करता हूँ जब जब जरूरत पड़ती है। अब एक एक चीज़ को सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी ड्यूटीज़ हैं, मैं यहाँ पर एक एक लाइन को लिखने के लिए बैठता, इसमें 2 दिन चले जाते फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। मतलब तुम यार थोड़ा सा तो सोचा करो, हर चीज़ जब लिख के करवाते हैं तो पता नहीं क्यों कमेंट करते हो फिर ये वाले। तो ये ड्यूटीज़ हैं, ये आपको बस गो थ्रू करनी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, पर्यावरण का ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, जंगल, ऐसा नहीं है बेफिजूल में जंगलों को काटे जा रहे हैं, लेक्स का, झीलों का, रिवर्स का, नदियों का, वाइल्ड लाइफ का, वन्य जीव का, एंड टू कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब का भैया ध्यान रखना है और बेहतर बनाना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने अंदर लेकर के आना है, ह्यूमनिज्म, मानवता को अपने अंदर रखना है, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अबाउट रिफॉर्म्स, सुधारों के लिए जागरूकता को भी बनाए रखना है कि बेहतर क्या हो सकता है, उसे बोलते हैं स्पिरिट द इंक्वायरी ऑफ रिफॉर्म्स, सुधारों की जो जागरूकता है उसको भी बनाए रखना है, उसकी भावना का विकास करना है अपना। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि जो बस सरकारी बस है उसमें जा रहे हो तो गद्दियां फाड़ फाड़ के बाहर फेंक रहे हो, क्योंकि वो भी हमारे ही पैसों से, हमने जो पैसा टैक्स में दिया है उसी पैसे से वो सारी चीजें आई हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी उसी को कहा जाता है, उसमें हम सब का पैसा इकट्ठा होकर के गया टैक्स के रूप में, वहां से वो चीजें हुई हैं। ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels and endeavor the achievement, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष काम करना है, ताकि जिससे सतत प्रयास करते रहें, मतलब देश की बढ़ोतरी होती रहे और लगातार राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, जो देश हित में चीजें हों जो आगे बढ़ती चलें, उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज, देखो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो भी पेरेंट्स हैं उसको अपने, या गार्जियन है उसको अपने बच्चों को कम से कम 6 से 14 साल के बच्चों को तो शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। ठीक है। द 11th ड्यूटी वॉज एडेड बाई द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो 11वीं ड्यूटी है इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में जोड़ा गया था। पहले बताओ यहाँ तक सब क्लियर हुआ? पहले बताओ यहाँ तक सब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? चलिए अब आपके पास 2 मिनट का समय है। टाइमर भी होता है ना यहाँ कहीं? होता है। अरे ABC हो गया, ये तो यहाँ होता है टाइमर। 2 मिनट का आपको समय देते हैं। जितने भी कल के DPSP थे और आज की क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज, एक बार धड़ से रिवाइज कर लीजिए, मैं इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अब आपको। तो 2 मिनट का समय है, धड़ से रिवाइज कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट में धड़ से रिवाइज कर लीजिए, मैं अब आपको इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और कल से हम जो है गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? गवर्नमेंट। जल्दी से छापो। टाइम पूरा होने वाला है भाई। पॉलिटी में कितने, अरे टाइम अप, टाइम ओवर है, बेल बज गई, बेल बज गई, बंद करो। अरे भाई तू इधर क्यों भाग रहा है? एक सेकंड में इसका सही है। आ जाओ, सुनो ध्यान से, हो गया टाइम अप।
करें क्वेश्चंस? अरे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, बहुत। इत्तू इत्तू से कितने बड़े, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतने 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 से, देख रहा है? इतने से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत इतने इतने नहीं, साइज तो इसमें बड़ा है लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना इतना सा, बहुत बारीक सा। अभी तो होंगे भाई कुछ लेक्चर्स यार, अभी हुए कितने, 20 लेक्चर हुए हैं शायद पॉलिटी के अभी, तो कम से कम 20 ही और होंगे, तो कम से कम 20 लेक्चर और होंगे भाई। इन विच पार्ट ऑफ द डायरेक्ट, इन विच पार्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन, बहुत छोटे छोटे, ये तो मैंने ऐसे ही रिवाइज कराने के लिए। तो पार्ट कौन सा हो गया, डीपीएसपी है तो किस में होंगे, 4 में। 3 में क्या, फंडामेंटल राइट्स। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। और 5 में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, डायरेक्ट प्रिंसिपल कहां से ली गई है, आयरलैंड से। डीपीएसपी को कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। रशिया से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। है नहीं, छोटे से वन लाइनर, ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न है। तो मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब हल्का सा मतलब पढ़ लिया है ना आपने, क्वेश्चंस जो बड़े वाले होते हैं तो मजा आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 36 से 51। बहुत बढ़िया भाई, अगला देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ देखो, समान नागरिक संहिता, सबसे पहली बात कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 44 में। ठीक है, 44 अब आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे 36 से 51 तक डीपीएसपी है ना। कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो सेम हो, देखो 36 है 3 और 6, 37 में 3 और 7, 38 में 3 और 8, लेकिन 44 एक ऐसी संख्या है जो बराबर है, मतलब जो समानता की बात करेगा, है ना, जो सबके लिए समान कानून की बात करेगा। और समान कानून होने से क्या आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम में इक्वलिटी आ जाएगी, नहीं, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर पर जो है ताकत मजबूत हो जाएगी अगर सेम तरीके से रिलीजियस कोड्स भी सेम हो गए, नहीं, वीकर सेक्शन मजबूत हो जाएगा, नहीं। तो इससे क्या, इंटीग्रेशन मतलब ब्रदरहुड, क्योंकि सबके रिलीजियस कानून अलग होंगे तो डाइवर्सिटीज नहीं होंगी, मतलब भेदभाव ज्यादा नहीं होंगे, चीजें बराबर एक दूसरे के मिलजुल करके चलेंगे, तो इससे एकता आएगी, मतलब इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण होगा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। डीपीएसपी को जो है नोबल फीचर किसने कहा है, कल बताया था भैया, तो बी आर अम्बेडकर साहब ने। डीपीएसपी को नोबल फीचर किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर साहब ने। नेक्स्ट देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, है ना। तो इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी लेकर के आना, इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी लेके आना, इसके अलावा और ये क्या, वेलफेयर स्टेट के आइडिया को स्टैब्लिश करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, मतलब ये कौन से पार्ट में है, डीपीएसपी विच कम्स अंडर पार्ट नंबर 4। ठीक है, अच्छा आर्टिकल भी लिखने हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू विच पार्ट्स फॉर इजी स्टडी, देख रहे हो, ऐसा नहीं है संविधान में, फॉर इजी स्टडी, आसान अध्ययन के लिए। तो सोशलिस्टिक भी है, गांधीयन भी है, गांधीवादी भी है, समाजवादी भी है, और उदार बौद्धिक भी है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल भी है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, हमने आपसे कहीं आप समझ गए, है ना, हमने आपसे कहीं आप समझ गए, हमने कोशिश की और आप समझ गए। In which part of the Constitution of India the separation of the judiciary from executive, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, कौन सा आर्टिकल है, 50, और आर्टिकल 50 इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। प्रियम्बल विच इज टेकन फ्रॉम यूएस, जिसको कि अमेरिका से लिया गया है ना, बाय 40 कुछ नहीं होता, इनिशियली था संविधान जब लागू हुआ था 42 में संविधान संशोधन अधिनियम से, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सिस, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। तो ये प्रियम्बल, जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा जाता है। 7th शेड्यूल में क्या है, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड सेंटर देखने, मतलब यूनियन एंड स्टेट देखने को मिलेगी, केंद्र और राज्य के बीच में जो है पावर्स का डिवीजन, शक्तियों का विभाजन, वो 7th शेड्यूल में है। और कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ये तो है नहीं, परंपरागत व्यवहार। Which article of the Indian Constitution determines that the directive principles of state policy cannot be enforced by any court? आर्टिकल 36 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट,
आर्टिकल 36 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अबे नेट क्यों गड़बड़ कर रहा है ऊपर नीचे? करना तो नहीं चाहिए। काहे भाई, काहे कर रहा है, काहे कर रहा है? हवा भी नहीं चल रही। एक कह रहा है हिंदी में पढ़ी है। ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने ऐसे तूफानी तरीके से इंग्लिश में पढ़ दी जो तेरे समझ ना आई? वो इतनी इंग्लिश तो समझ ले गधे। और ये हिंदी ही है। हम लोगों को खुद नहीं आती इंग्लिश है। क्या पूछ रहा है? कैन नॉट बी एनफोर्स। तो 36 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और 37 में क्या है? डीपीएसपीआर नॉन जस्टिफिएबल। तो 36 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और 37 में क्या है? डीपीएसपीआर नॉन जस्टिफिएबल। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स द फंडामेंटल ड्यूटी? तो देख लो पार्ट 4A। और इसमें अगर आर्टिकल कहता तो आर्टिकल 51A। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। अगला देखो। When was the fundamental duties included? 1976 में। 1975 में तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई बताइए, बताइए। दो स्टेटमेंट है आपके पास, बताइए आंसर। थोड़ा एच पी लेते हैं। भाई बताइए, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। हम्म, दोनों सही है। अच्छा, पढ़े। सी, नाउ सी। आर्टिकल 46 कल होमवर्क में दिया था और मुझे पता खोल के भी नहीं देखा होगा। देखा था? सब हाँ भूल जाते हो। खाना खाना भूला? नहीं देखा होगा। और मैंने कहा था कि 45 और 46 देख लेना। 45 राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, 6 साल से कम उम्र की। और 46 जो था वो इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC एंड ST लोग थे। लेकिन नहीं देखा होगा। इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड, है ना? फ्री लीगल एड। बताओ जरा, फ्री लीगल एड किस में है? ये तो 39A में है या नहीं है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है या नहीं है? इक्वल, यस सर। पढ़ा था तो सबके सब आंसर सी कैसे दे रहे हो? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर तुम इसको कैसे सही कर रहे हो? ये तो 39A में, ये तो हो ही नहीं सकता। और जहां 1 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तुम सी आंसर कर रहे हो, बताओ जरा। SC ST की हेल्प के लिए तो फिर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष समता और समानता। तो और कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण 14 में। इसका मतलब ये वाला सही है। और जहां दूसरा सही है पहला गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और तुम क्या कर रहे थे? सी। तुम मेरे पढ़े पढ़ाने पर पानी फेरोगे। जो आदमी कल का पढ़ा हुआ आज सही नहीं कर सकता, वो आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जो पेपर है उसमें कैसे सही करेगा? ऊपर से तब तक तुम जितना पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो खुद तो गलत करके आओगे और गालियां तो मुझे भी दोगे पेपर में। क्यों? क्योंकि मास्टर के पढ़ाए हुए से बिल्कुल नहीं। उस समय तो तुम्हें लगेगा सही करके आए हो, बाद में जब आंसर की आएगी तुम कहोगे मास्टर के पढ़ाए हुए से हम ना कर पाए बिल्कुल क्वेश्चन। और कारण क्या होगा? तुम्हारा उस चीज को रिवाइज ना करना। मैं कहता हूं मान लो तुमने आर्टिकल 46 नहीं भी पढ़ा, घर जाकर के होमवर्क नहीं किया, ये तो पढ़ा था कल, फ्री लीगल एड। समस्या पता है क्या हो चुकी है आज? आप अभी क्लास के बाद में, कल जब तक क्लास होगी तब तक ये कॉपी उठा के ही नहीं देखना चाहते हो। नहीं तो तुम अपने दिल पे हाथ रख के सॉरी घुटने पे रख दो, दिल घुटना सब दिमाग वही है। तुम हाथ रख के कह दो कि कितने लोग हैं जो रिवीजन करते हैं। मतलब ही नहीं है कल की क्लास में आने से पहले जो खोल लिया जाए। क्यों? समय नहीं है। तुम्हारे इंटरनेशनल बिजनेसेस चल रहे हैं, उसकी मीटिंग्स रहती हैं डेली तुम्हारी, तो कैसे करोगे? है ना? बस गालियां खाना और मुझे भी खिलवाना, क्या ही करोगे? बताओ चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसका बताओ कौन करेगा?
फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहा है, इस चीज को ध्यान से देख लिया करो, सही पूछा या गलत, आर करेक्ट यानी कि सही वाला पूछा। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स थ्रू रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट पार्ट नंबर 3 का हिस्सा है और इसके लिए तो हम कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो पहला तो नहीं हो सकता, जहां पहला नहीं हो सकता आंसर ये गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन, बिल्कुल गलत है। एडॉप्शन का मतलब है जब ये लागू हुआ था, क्या लगता है जब संविधान लागू हुआ था तब से उसका पार्ट है? तुम्हें क्या लगता है कि जिस समय पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ये फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में थी सिंस इट्स एडॉप्शन? देखना जरा, मौलिक कर्तव्य संविधान को अंगीकार करने वाले समय ही इसका एक अंग बन गए थे? बिल्कुल भी नहीं, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में। तो ये वाला तो गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत है, तो पहला गलत दूसरा गलत, ये भी गलत ये भी गलत, ना आंसर ये हो सकता है ना आंसर ये हो सकता है। आंसर हमें नहीं पता तीसरे में क्या लिखा है, लेकिन आंसर तो तीसरा ही है। समझ गए बात को? फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार सोने सिंह कमेटी, बिल्कुल सही है। सरदार सोने सिंह कमेटी की या समिति की जो सिफारिश थी उसी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा समय मिल जाए तुम्हें, तुम्हारे इंटरनेशनल बिजनेस जो चल रहे हैं, जो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं उनसे, तो खोल करके देख लिया करो जो हम डेली पढ़ते हैं। अभी तो बेटा थोड़ा सा है, जिस दिन फिर ये सब्जेक्ट पूरा होगा ये दिमाग में से सब निकल जाएगा, जितने भी आर्टिकल्स मैंने याद करवाए। अब कंफ्यूजन होना, 51 तक जो हुआ वो हो गया, अब जैसे जैसे मैं आगे के आर्टिकल्स याद करवाऊंगा तुम पीछे के भूलते जाओगे और ऐसे भूलते जाओगे कि बाद में तुम्हें ये याद होने के भी नहीं आसानी से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है किताब खोलने का, तुम्हारे पास समय नहीं है अपने नोट्स को रिवाइज करने का। मत करो ये काम। बाकी मेरा कुछ इससे बिगड़ने वाला है नहीं, ये सब कुछ तुम अपना बर्बाद करोगे, समय बर्बाद करोगे, पैसा बर्बाद करोगे, ये काम मत करो। नोट्स को खोल लिया करो, क्या फायदा है? आग लगा दी, ऐसी आग तुम्हारे अंदर डेली लगती है और डेली बुझ जाती है। 5 मिनट को ये आग लगती है बुझ जाती है, पता नहीं तुम्हारी कौन सी आग है, ऐसी कौन सी आग है जो लगती है और बुझ जाती है। चूल्हे पर रोटियां बनाया करते थे गाँव में, लकड़ी या कांटे की बबूल की लकड़ियां हुआ करती थी ना, जिनसे रोटियां तो लंबे समय पर तक चलती थी, एक बड़ी बड़ी वाली लकड़ी लगा दी तो। लेकिन एक होता है धान, धान लगाए तुम्हारे यहाँ, धान जब पीटते हैं तो उसको जो निकलता है क्या बोलते हैं उसको? प्यारा बोलते हैं, कहीं प्यारा बोलते हैं, कहीं प्यार बोलते हैं, है ना? ये उस तरीके का है कि तुम उससे रोटियां सेकना चाह रहे हो, जैसे भी आग लगाओगे बम करके जलेगी और बंद हो जाएगी, तुम उस पे जो है रोटियां सेकना चाहते हो। ऐसा होने वाला नहीं है ना? लाइटर से तुम पानी गर्म करना चाहते हो 20 लीटर का भगोना लाइटर जला करके, तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई, लाइटर वाली मेहनत से काम नहीं चलेगा। तो रिवीजन करना पड़ेगा। और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास काम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास क्लासेस बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास नोट्स बनाने का समय नहीं है, ये नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे पास समय नहीं है, किसी और के पास तो समय होगा, और जिसके पास समय होगा सिलेक्शन भी उसी का होगा, नौकरी भी उसी की होगी, छोकरी भी उसी की होगी, सब कुछ उसी का होगा, फिर तुम्हारा क्या लेन देना है? तुम ठन गोपाल, तुम रह जाना। देख लेना, थोड़ा सा समय मिले कोशिश करना 2 4 5 मिनट निकाल सको। तुम इसको 10 मिनट भी रिवाइज कर लो ना, ये 10 मिनट में इतना कंठस्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए, इतना सॉलिड हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है रिवीजन की। बिना रिवीजन के बहुत मुश्किल है चीजें, पेपर देख रहे हो एक अलग लेवल का आ रहा है, तुम्हारे पास रिवीजन का समय नहीं है, कैसे करोगे यार? तो मत करो ये काम, थोड़ा सा समय निकालो, 10 मिनट 15, मैं कह रहा हूँ डेली अगर तुम 10 मिनट भी इसको दोगे, सिर्फ 10 मिनट भाई, 10 मिनट भी दोगे ना डेली की क्लास को, ये आपको याद हो जाएगी। बाकी तुम्हारी इच्छा है, फ्यूचर तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, क्या करना है ना? मेहनत, बहुत सारे काम है, रोजगार बहुत है, ठेला लगा लो, गोलगप्पे बेचो कम से कम, और उसमें भी स्कोप बहुत है। आजकल क्या हो रहा है ना, 3 4 5 तरीके का आ गया, कम से कम 15 तरीके का पानी बनाओ तुम गोलगप्पे का, फिर देखो क्या बिकेंगे, है ना? बढ़िया करके आदमी थोड़ा ट्राई करने के लिए आज 2 3 पानी ट्राई किए, उस पर तुम फिर कॉम्बो निकाल दो कि 2 लोग खाओगे तो 10 रुपये 20 रुपये का ऑफ कर दो। तगड़ा है भाई, क्या बात करो, छोले कुलचे देखो, भटूरे, आलू पूड़ी, आलू कद्दू, मतलब कद्दू पूड़ी, ऐसे करके रायता उसमें फ्री में देना। स्ट्रेटेजी मैं बताता रहूंगा तुम्हें, क्या टेंशन है, बिजनेस आइडिया बहुत है मेरे पास, पेटी तो पालना है तुम्हें। हर दिवाली पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप रहते हो तो वहां पर क्या है कि सीलन आ जाती है, पेंट खराब हो जाता है, उसका काम पकड़ लो, गार्डनिंग का काम पकड़ लो, पेड़ काटने वाला ना, है ना? जैसे दिल्ली में क्या मतलब, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो वो भी एक, जैसे कोई पेट रखता है तो पेट को सुबह शाम घुमाने का काम होता है, वो कर लो।
झाड़ू पोंछे का काम है, बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब जीवन में कुछ नहीं बचता तो ये काम आपके साथ होते हैं। आप जब चाहे जो काम चाहे जो प्रोफेशन चाहे अपना सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 6 ये आपको अधिकार देता है, आप जो चाहो कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो मेरी बातें बुरी लगी होंगी क्षमा करना, बाकी यही हकीकत है, यही सच है। राम राम सबको।